नमस्कार, सूत्रधार में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद पांडे। उम्मीद है आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे हमेशा की तरह। आप देख रहे हैं हमारा खास न्यूज बुलेटिन सूत्रधार, एक ऐसा बुलेटिन जिसमें आपको मिलती है खबरों के आगे की खबरें और खबरों के पीछे की खबरें। तो आज सूत्रधार में क्या खास रहने वाला है, सबसे पहले आपको यह बताते हैं। सूत्रधार में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के लापरवाह और गैर जिम्मेदार सिस्टम की। इससे जुड़ी 3 खबरें हम आपको दिखाएंगे। पहली खबर है विदिशा जिले के सिरोंज तहसील की, जहां अधिकारियों ने कोरोना काल में शादियां करवा दी। यह मामला विधानसभा में उठ चुका है, लेकिन द सूत्र आपको बताएगा कि अधिकारियों ने कैसे किया इतना बड़ा ये घोटाला। दूसरी खबर पन्ना से है। इस खबर को देखकर आपको पता चलेगा कि हमें वोटर नहीं नागरिक बनने की जरूरत क्यों है। और तीसरी खबर में आपको दिखाएंगे कि कैसे सिस्टम में बैठे अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे अधिकारियों को बचा ले जाते हैं। इसके अलावा देखिएगा कि कैसे हिंदू मुस्लिम मसले को लेकर मध्य प्रदेश के आईपीएस अधिकारियों के बीच हुआ सोशल मीडिया वार। साथ ही यह भी देखिएगा कि गंदी घटिया हरकत करने वाले जाने माने हेयर ड्रेसर जावेद हबीब को मध्य प्रदेश के किस विधायक ने दी सबक सिखाने की धमकी। और छत्तीसगढ़ के सरगुजा का एक वीडियो भी आपको दिखाएंगे। यह भी हिंदू मुस्लिम विवाद से ही जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कार्टून सेक्शन और एक पॉजिटिव वीडियो तो हमेशा की तरह रहेगा ही। तो चलिए शुरू करते हैं सूत्रधार का सिलसिला। कोरोना काल में जब शादियों पर प्रतिबंध था, तब विदिशा जिले की सिरोंज जनपद पंचायत में निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की बेटियों की शादी हो रही थी। विधानसभा में यह मामला सिरोंज के विधायक उमाकांत शर्मा उठा चुके हैं, लेकिन इस पूरे मामले की जब द सूत्र ने पड़ताल की तो बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए। किस तरह जनपद पंचायत के सीईओ और कर्मचारियों ने दुस्साहस की सभी सीमाओं को पार करते हुए कैसे पूरी बेशर्मी से कागजों में बुजुर्ग और कुंवारों तक की शादियां करवाकर करोड़ों का पैसा डकार लिया। यहाँ पे जो शादियों का आंकड़ा दिया जा रहा है तो पिछले 5 सालों का दिया जा रहा है। मुझे 2 साल हुए हैं, 2 साल में उतनी शादियां नहीं हुई, नंबर 1। और जो भी ये सब कुछ हुआ है उसके बारे में जो मूल कारण है वो आप लोगों को सबको मालूम है। वो राजनीतिक द्वेष के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये है जनपद पंचायत के सीईओ शोभित त्रिपाठी, जो 3 जनवरी को सस्पेंड हो चुके हैं। त्रिपाठी ने मीडिया को यह सफाई तब दी थी जब 22 दिसंबर को विधानसभा में सिरोंज के विधायक उमाकांत शर्मा ने यह मामला उठाया था। विधायक ने आरोप लगाए थे कि कोरोना काल में सिरोंज में निर्माण श्रमिकों के लिए चलाई जा रही कन्या विवाह सहायता योजना में 6000 शादियां हो गई और 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मैंने बताया है कि सिरोंज विकास खंड में 5000 से ज्यादा शादियां विगत 3-2.5 साल में हुई हैं और लगभग 30 करोड़ का भुगतान हुआ है। सरकार के एक जांच प्रतिवेदन में घुटुआ ग्राम के हितग्राही को पूरी राशि नहीं मिली है, ये सिद्ध हुआ है। जांच का प्रतिवेदन मेरे पास है। उसके बावजूद 10 माह हो गए, उसे भुगतान नहीं हुआ है और न ही अधिकारी कर्मचारियों को दंडित किया गया। लेकिन हकीकत में तो शादियां हुई ही नहीं थी। विधानसभा में मामला उठने के बाद कलेक्टर ने जांच समिति बैठाई। जिला पंचायत सीईओ योगेश भरसट ने सिरोंज जनपद से सारे दस्तावेज जब्त किए। समिति ने जब इन तमाम दस्तावेजों की जांच की तो मामला सही पाया, इसलिए जनपद सीईओ शोभित त्रिपाठी को सस्पेंड किया है और धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने की धाराओं में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। अब जांच समिति ने जो खुलासे किए हैं वो द सूत्र आपको बताने जा रहा है कि किस तरह से यह पूरा खेल खेला गया। जांच समिति ने अपनी जांच में पाया कि कन्या विवाह योजना में लोगों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनके नाम से लाखों रुपए निकाले गए। एक हितग्राही को 3 बार योजना का लाभ दे दिया गया, जबकि योजना में प्रावधान है कि एक परिवार की 2 बेटियों को ही सहायता मिल सकती है। सबसे खास बात यह कि जिन लोगों को योजना का लाभ मिला उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं। निर्माण श्रमिकों की बेटियों के बजाय उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर रजिस्ट्रेशन किए गए। 60 साल के बुजुर्गों की उम्र कम बताकर उनका भी रजिस्ट्रेशन कर दिया गया। जांच दल ने जब कागजों में दर्ज हितग्राहियों से संपर्क किया तो पाया कि जिनका नाम है उन्हें पता ही नहीं कि ऐसा हुआ है। ऐसे ही एक हितग्राही सादिक खान से जांच दल ने संपर्क किया तो खुलासा हुआ कि सादिक की एक ही आईडी से 2 रजिस्ट्रेशन किए गए और राशि निकाल ली गई। सादिक के मुताबिक उसने कभी भी योजना के लिए आवेदन नहीं किया था और उसके बच्चे भी अभी शादी की उम्र के नहीं हुए।
जांच दल ने नईम और वाजिद नाम के हितग्राहियों से भी संपर्क किया तो यह खुलासा हुआ कि नईम की तो शादी ही नहीं हुई है, वो कुंवारा है। दूसरे हितग्राही वाजिद की बेटियां नहीं 2 बेटे हैं जिनकी उम्र 2 और 3 साल है। यानी बच्चों तक की शादियां कर दी गई और इन सभी के नाम से राशि निकाल ली गई और हकीकत में तो शादियां हुई ही नहीं, ना हो सकती थी, क्योंकि कोरोना में शादियों पर तो प्रतिबंध था। और अब सिस्टम पर सवाल उठाता आपको दूसरा मामला बताते हैं। यह मामला पन्ना का है और सीएम हेल्पलाइन में शिकायत हुई कि पन्ना के एक वार्ड की सड़क चोरी हो गई। जी हां, आपने ठीक सुना, सड़क चोरी हो गई। आखिरकार सड़क कैसे चोरी हो सकती है, पहले तो यह रिपोर्ट देखिए। सड़क चोरी हो गई है। ये पन्ना के सोशल एक्टिविस्ट राहुल सेन हैं और राहुल कह रहे हैं कि सड़क चोरी हो गई। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल ये पूरा मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है। ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये पन्ना के वार्ड नंबर 13 की सड़क है, बल्कि तस्वीरों में तो आपको नजर आ रहा होगा कि सड़क है ही नहीं। मगर ये सड़क नगर पालिका के कागजों में बन चुकी है, ठेकेदार को भुगतान भी हो चुका है। सड़क चोरी का मामला वार्ड क्रमांक 13 का जिला पन्ना का है। अनिल लेखवार के मकान से लेकर सोनेलाल के मकान तक का, जहां पर जेसीबी भी चली, सड़क भी का काम भी शुरू हुआ, लेकिन आज वहां पे सड़क है नहीं, जिसकी सूचना हमने जिला के अधिकारियों को भी दी है कि सड़क बनी लेकिन उसका कोई आज के टाइम पे वो दिख ही नहीं रही है। सड़क है तो गई कहाँ आखिर? ये जिसका भुगतान भी सीएमओ के अकाउंट से हो चुका है, निर्माण एजेंसी को जा चुका है। करीब 8 लाख के आसपास का पूरा पेमेंट था, जो कि मार्च में ही इसका पूरा पेमेंट हो चुका है। दरअसल 2020 में नगर पालिका ने इस सड़क को मंजूर किया था। निर्माण का काम भवानी शंकर कंस्ट्रक्शन को दिया गया। करीब 6 लाख की सड़क के निर्माण के लिए 4 नवंबर 2020 को वर्क ऑर्डर जारी हुआ। वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद निर्माण काम शुरू हुआ। जेसीबी पहुंची, अतिक्रमण भी हटाए गए। मगर एक ही दिन के बाद ना तो जेसीबी दिखाई दी, ना ही ठेकेदार के लोग। यहाँ रहने वाले लोगों को आश्चर्य हुआ। जब उन्होंने अधिकारियों से बात की तो गोलमोल जवाब मिला। इसके बाद इससे जुड़े तमाम दस्तावेज राहुल सेन ने आरटीआई से निकाले। तब पता चला कि ठेकेदार भवानी शंकर कंस्ट्रक्शन को तो 9 मार्च 2021 को सारे पैसों का भुगतान हो चुका है। अब आरटीआई से मिले दस्तावेजों के आधार पर 1 सितंबर 2021 को सीएम हेल्पलाइन में इस पूरे मामले की शिकायत की गई और जैसे ही शिकायत हुई तो फिर देखिए कि किस तरह से नए नए तर्क गढ़ने की कोशिश की गई और भ्रष्टाचार को छुपाने की नाकाम चाल चली गई। शिकायत के बाद नगर पालिका के अधिकारियों ने तर्क दिया कि जहां से सड़क बनना थी उससे लगी हुई जमीन वन विभाग की है और यहां पर निर्माण के लिए वन विभाग की अनुमति जरूरी थी, जो नहीं मिली, इसलिए सड़क नहीं बनी। मगर राहुल सेन का आरोप है कि जहां सड़क बनना थी वो जगह वन विभाग की नहीं बल्कि वन विभाग की जगह तो सड़क के बाद आती, और यदि ऐसा था तो पहले नगर पालिका ने इजाजत क्यों नहीं ली, और दूसरा कि इसी सड़क के नाम पर भुगतान ठेकेदार को कैसे कर दिया। राहुल का तो यह भी आरोप है कि उन्हें शिकायत वापस लेने के लिए लगातार कॉल कर दबाव बनाया जा रहा है। इधर 10 सूत्र ने पन्ना कलेक्टर संजय मिश्रा से बात करने के लिए उनके मोबाइल फोन पर कॉल किया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। व्हाट्सएप मैसेज भी किए मगर उन्होंने जानकारी नहीं दी। लेकिन बाद में कलेक्टर के स्टेनो का 10 सूत्र संवाददाता राहुल शर्मा के पास फोन आया। जी, स्टेनो बोला था कलेक्टेड पन्ना से। जी, मैं राहुल शर्मा बात कर रहा हूँ भोपाल से। एक्चुअली साहब वैक्सीनेशन में है। कल जिन लोगों ने फोन लगाया था हाँ साहब रिसीव नहीं कर पाए थे, तो उन लोगों से साहब ने बोला है कि उन लोगों से पूछ लें कि क्या दिक्कत है। इस नंबर पे कॉल किया था तो साहब जैसे ही उसमें आते हैं ऑफिस में आके बैठेंगे तो मैं साहब को बता दूंगा ये सारा। स्टेनो ने पूरा मामला सुना और बाद में कहा कि वो कलेक्टर साहब को बताएगा, लेकिन स्टेनो ने शायद कलेक्टर को बताया नहीं, या फिर बताया तो कलेक्टर ने बात न करना ही मुनासिब समझा होगा, क्योंकि मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है और कलेक्टर की नाक के नीचे ये भ्रष्टाचार हुआ है। आरटीआई से मिले दस्तावेज तो चीख कर यही कह रहे हैं। मामले की शिकायत भी कलेक्टर को ही की गई, इसीलिए लगता है कि कलेक्टर साहब कुछ कहने की स्थिति में नहीं। यहां 10 सूत्र आपसे एक बात जरूर कहना चाहेगा। जिस तरह से राहुल सेन ने यह मामला उठाया और एक जिम्मेदार नागरिक होने का अपना कर्तव्य निभाया, ठीक वैसे ही आप भी नागरिक बनिए, वोटर नहीं, क्योंकि हमारा मानना है कि वोटर 1 दिन का होता है और नागरिक 365 दिन का। अभी आपने भ्रष्टाचार के मामले देखे, लेकिन भ्रष्टाचार को करने वाले अधिकारियों को कैसे बचाया जाता है अब हम आपको यह दिखाते हैं। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, यह प्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशी की किताब का शीर्षक है और इस किताब में भ्रष्टाचार के कारनामों का जो जिक्र है वो मध्य प्रदेश पर पूरी तरह फिट बैठता है।
इसका ताजा उदाहरण खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग का है। विभाग के मंत्री ने जिस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ ईओडब्ल्यू में जांच करवाने को कहा, विभाग के प्रमुख सचिव ने उसे क्लीन चिट दे दी। क्या है पूरा मामला, सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। ये है एसके जैन, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग में ओएसडी के पद पर तैनात है। एसके जैन पर 2 आरोप है। पहला ये कि उन्होंने सरकारी पैसा खाने वाले एक नापतौल इंस्पेक्टर की जांच को दबाया। दूसरा आरोप है कि उन्होंने नापतौल इंस्पेक्टर के पदों पर हुई भर्ती में गोलमाल किया। मजेदार बात यह है कि गंभीर आरोपों में दोषी पाए जाने के बाद भी जैन के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि विभाग के आला अधिकारियों ने उन्हें बचा लिया। पहले दोनों आरोप क्या है वो बताते हैं। 2015 में एसके जैन शिवपुरी में कंट्रोलर के पद पर पदस्थ थे। इसी दौरान नापतौल इंस्पेक्टर एसएस मीणा पर सरकारी राशि हजम करने का आरोप लगा। इसकी जांच एसके जैन को सौंपी गई, लेकिन 6 साल में भी जैन ने जांच पूरी नहीं की। शिकायतकर्ता हनीफ खान ने पिछले साल आरोप लगाया कि एसके जैन ने जानबूझकर ऐसा किया। दूसरे मामले में जैन पर यह भी आरोप है कि 2013 में नापतौल इंस्पेक्टर्स की भर्ती में उन्होंने गोलमाल किया। अब इन दोनों मामलों में एसके जैन के खिलाफ जांच हुई है। मेरे हाथ में विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई की नोटशीट है, जो उन्होंने 13 अक्टूबर 2021 को लिखी थी। नोटशीट में किदवई लिखते हैं कि नापतौल इंस्पेक्टर की भर्ती में हुई गड़बड़ी के लिए एसके जैन जिम्मेदार हैं। अब ये दूसरा कागज है। 16 सितंबर 2021 को मंत्री विसाहुलाल सिंह ने गबन के आरोपी एसएस मीणा को बचाने के मामले में ईओडब्ल्यू को जांच सौंपने के निर्देश दिए थे। इन दोनों मामलों को लेकर 10 सूत्र ने विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई से बात की तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ नहीं बोला, लेकिन बातचीत में उन्होंने जो कुछ कहा वो सुनिए। मामले में जब हमने विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एसके जैन के खिलाफ ईओडब्ल्यू की जांच का सवाल ही नहीं उठता। मंत्री के लिखने से क्या होता है। वहीं फैज अहमद किदवई ये भी कहते हैं कि एसके जैन के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है, जबकि वो लिख रहे हैं दया दिखाते हुए एसके जैन के मामले में कि उनके खिलाफ कोई विभागीय जांच न की जाए। अब वो लिख सच रहे हैं या बोल सच रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और जब प्रमुख सचिव ने ही अधिकारी को बचा लिया तो 10 सूत्र ने संपर्क किया मंत्री बिसाहुलाल सिंह से। बातचीत में बेचारे मंत्री जी ने भी यू टर्न ही ले लिया। उन्होंने कहा कि एसके जैन के खिलाफ ईओडब्ल्यू की कोई जांच नहीं कराई जाएगी, उनके खिलाफ विभागीय जांच हो रही है। हालांकि हमने उन्हें ये जानकारी दी कि पीएस ने तो अपनी नोटशीट में ये लिख दिया है कि उन पर विभागीय जांच भी अधिरोपित ना की जाए, लेकिन मंत्री बार बार यही बात कहते रहे, दोहराते रहे कि उनके खिलाफ, एसके जैन के खिलाफ जांच प्रचलित है, अभी फाइल बंद नहीं हुई है। अब यह बड़ा सवाल यही है कि आखिर मंत्री ने ईओडब्ल्यू से जांच कराने के अपने लिखित फैसले पर अचानक यू टर्न क्यों लिया, और यही सवाल कर्मचारी नेता भी पूछ रहे हैं। अंधेरे नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से खाजा वाला हिसाब नियंत्रक नापतोल विभाग में किया जा रहा है, जो कि अनुचित है। यानी इनकी जगह ये जो बड़े बड़े अधिकारी, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, इनको बचाया जा रहा है, जबकि इनकी जगह कोई छोटा कर्मचारी, संविदा का कर्मचारी होता है, दैनिक वेतन भोगी होता है, या कोई लिपिक या अन्य तृतीय वर्ग का कर्मचारी होता है, तो तुरंत हटा के और उसे जेल भेज दिया जाता। यानी साफ है कि पूरे कुएं में भांग घुली है। एसके जैन ने आरोपी इंस्पेक्टर एसएस मीणा को बचाया और जैन को बचाया प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने। तो फिर भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी ही नहीं। और इससे क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है कि क्या भ्रष्टाचार अब शिष्टाचार हो चुका है। सोचिए कि यह सिस्टम किस तरह से बेलगाम होकर काम कर रहा है, बेहद गैर जिम्मेदार और बेहद लचर तरीके से। लेकिन हम आपको यह भी बता दें कि सरकार की सीएम हेल्पलाइन में आपकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो आप हमारी यानी 10 सूत्र की सीएम हेल्पलाइन यानी कॉमन मैन हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी मदद करेंगे। इसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7002024141। इस पर आप अपनी वाजिब परेशानी और दस्तावेज हम तक भेज सकते हैं। चलिए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी, प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in।
इन दिनों हिंदू मुस्लिम का मसला बेहद गरमाया हुआ है। इस पर बहस भी खूब हो रही है। लेकिन इसी हिंदू मुस्लिम विवाद पर मध्य प्रदेश के आईपीएस अधिकारियों में सोशल मीडिया वॉर छिड़ गया है। दरअसल स्पेशल डीजी पद से रिटायर हुए आईपीएस अधिकारी मैथिली शरण गुप्त ने भारत पाकिस्तान बंटवारे को लेकर हिस्टोरिकल फैक्ट से जुड़े तथ्य आईपीएस एमपी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए। इस पर डीजीपी विवेक जोहरी ने उन्हें यह पोस्ट हटाने के लिए कहा, लेकिन गुप्त ने यह कहते हुए पोस्ट डिलीट करने से इनकार कर दिया कि उन्होंने कुछ भी गलत शेयर नहीं किया है। गुप्त का दावा है कि उन्होंने जो भी तथ्य शेयर किए हैं वह ऐतिहासिक तथ्य हैं। असल में गुप्त ने लिखा था कि मुस्लिम लीग उन स्थानों से जीती थी जो आज हिंदुस्तान का हिस्सा है। हमारे काले अंग्रेजों ने उन्हें यही रहने दिया। हिंदुओं के सिर पर बैठाया इन काले अंग्रेजों ने उन्हें शिक्षा मंत्री तक बना दिया। उस दुष्ट ने हमारा इतिहास बदल दिया। हम कितने नादान हैं, मृत्यु पर्यंत उन्हें बनाए रखा है। हे पार्थ उठो, गांडीव उठाओ, यह धर्म युद्ध है, हमें करना ही होगा, अन्यथा हमें कायर के रूप में जाना जाएगा। हालांकि गुप्त का यह भी कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। वो अब भी अपनी बात पर कायम है। उन्होंने ऐसा कुछ भी गलत कमेंट नहीं किया जिसे आपत्तिजनक कहा जा सकता है, ऐसा खुद गुप्त का दावा है। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है। ग्रुप से निकाले जाने पर गुप्त ने कहा कि उनके लिए यह सब बातें कतई मायने नहीं रखती। इधर हिंदू मुस्लिम पर आईपीएस अधिकारियों की यह भिड़ंत हुई तो उधर हेयर ड्रेसर जावेद हबीब को कल की अपनी गंदी हरकत के लिए माफी मांगनी पड़ी। उधर इंदौर के बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय भी खुलकर जावेद के खिलाफ खड़े हो गए हैं। बीते कल मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। वीडियो में हबीब हेयर कट कराने बैठी महिला के सर पर थूकते नजर आए थे। इस वीडियो के वायरल होने पर सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इसे स्पिट जिहाद तक बता डाला था और लोगों के तरह तरह के रिएक्शंस भी सामने आए थे। वहीं अब इंदौर से बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने चेतावनी भी दी है कि अगर जावेद के सेंटर्स बंद नहीं हुए तो वो आंदोलन करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि 48 घंटे के अंदर इसके नाम से चल रहे सभी संस्थानों को बंद किया जाए। हम इंदौर में इसके संस्थान नहीं चलने देंगे, ऐसा हमने संकल्प लिया है। और 48 घंटे के अंदर यदि आपने इसके सेंटर्स बंद नहीं किए तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। इधर सोशल मीडिया पर आलोचना होने पर हबीब ने भी एक वीडियो शेयर करते हुए अपनी सफाई पेश की है। मतलब लंबे शो जब होते हैं तो हमें थोड़ा इसको ह्यूमरस बनाना पड़ता है। बट क्या बोलूं, एक ही बात बोलता हूं, दिल से बोलता हूं। अगर आपको सच्ची में ठेस पहुंचे, हर्ट हुए हैं, माफ करो ना, सॉरी, दिल से माफी मांगता हूं। जावेद हबीब ने यहाँ माफी तो मांग ली, लेकिन उनका तरीका ऐसा था जैसे कि उन्होंने माफी मांगकर कोई एहसान किया हो। कहीं ऐसा ना हो माफी मांगकर विवाद सुलझने की बजाय हबीब की परेशानियां और बढ़ जाएं। चलिए अब मध्य प्रदेश से चलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सरगुजा से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गांव के लोग मुस्लिमों का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि किसी ने गांव वालों को भड़काया है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के एक गांव का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग मुस्लिम दुकानदारों को बॉयकॉट करने और मुसलमानों के साथ किसी भी लेन देन में शामिल होने से बचने की शपथ लेते दिख रहे हैं। दरअसल सरगुजा और बलरामपुर जिले के दो गांवों के लोगों के बीच हुए झगड़े के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में लोग ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आज से हम हिंदू संकल्प लेते हैं कि किसी भी मुसलमान दुकानदार से किसी भी तरह के सामान की खरीदारी और बिक्री नहीं करेंगे। जो फेरी वाली हमारे गांव आते हैं, हमारे क्षेत्र में आते हैं, उनकी जांच के बाद अगर वो हिंदू है तभी उनसे खरीदारी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पुलिस ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं सरगुजा के कलेक्टर संजीव झा का कहना है कि मामले में एएसपी और एसडीएम ने तलाश की, जिसके बाद पता लगा कि नए साल के जश्न के दौरान ये सब शुरू हुआ था। लेकिन अब कुछ लोग इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने कहा कि इस वीडियो फुटेज के आधार पर जानकारी जुटाई जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
यानी ये मुद्दा भी इस समय काफी गरमाया हुआ है। और अब हम देखते हैं हमारा कार्टून सेक्शन में देखते हैं आखिरकार कार्टूनिस्टों ने किस तरह से अपनी कूची चलाई है। पहला कार्टून है कार्टूनिस्ट मंसूर नकवी का। नकवी ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हो रही शादियों को लेकर आज का कार्टून बनाया और तंज कसते हुए लिखा, अब तो लोग शादी के कार्ड में लिख रहे हैं कि या तो शर्मा जी आए या फिर उनका परिवार आए। दूसरा कार्टून है कार्टूनिस्ट कीर्तिश भट्ट का। पाकिस्तान ने भारत की आईटी सेक्टर में तरक्की को देखकर खुशी जताई है। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन हर चीज में भारत से इंस्पायर नहीं होना चाहिए। कीर्तिश का मतलब यहाँ बुल्ली बाई ऐप से था। चलिए और अभी एक नजर डाल लेते हैं आज देश और प्रदेश की खास खबरों पर। कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक देने के बाद और लॉकडाउन लगने के डर के बाद एक बार फिर मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासी मजदूर ट्रेन के इंतजार में बैठे हैं। प्रवासियों की कोशिश है कि कैसे भी लॉकडाउन से पहले अपने घर तक पहुंचा जाए। बता दें कि मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर में पहली बार संक्रमण का आंकड़ा 1 लाख के पार हो गया है। बीते 24 घंटे में संक्रमण के 1,17,094 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 302 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही देश में अब एक्टिव केसेस की संख्या 3,65,521 हो गई है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1,320 नए कोरोना केस सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से पाबंदियां भी अब बढ़ाई जा रही हैं। अब बिना मास्क, पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। भोपाल में भोजपाल मेला रद्द कर दिया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन कराया जाए। प्रदेश में भी कोरोना के मामले हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में 1,320 नए केस मिले हैं, जिसके साथ ही प्रदेश में अब एक्टिव केसेस की संख्या 4,191 हो गई है। राजधानी भोपाल में बीते 24 घंटों में 246 लोग पॉजिटिव मिले हैं। वहीं इंदौर में 574 नए केस सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे में हुई सुरक्षा चूक की जांच अब शुरू हो चुकी है। इसके लिए 3 मेंबर्स की केंद्रीय कमेटी पंजाब पहुंच गई है। टीम सबसे पहले उसी जगह पहुंची जहां पीएम मोदी का काफिला रुका था। इसके बाद टीम बीएसएफ फिरोजपुर कैंप भी गई। फिरोजपुर रेंज के डीआईजी इंद्रबीर सिंह और एसएसपी हरमनदीप सिंह को यहीं तलब कर उनसे पूछताछ की गई। और अब देखिए एक ऐसा वीडियो जो आपको उत्साह से तो कतई नहीं भरेगा, लेकिन हां सोचने पर जरूर मजबूर कर देगा कि आखिरकार एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा क्रूरता भरा बर्ताव कैसे कर सकता है। आप ये वीडियो देखिए और मैं लेता हूं आपसे विदा। अब मैं आपको सोमवार को मिलूंगा ठीक रात 8:30 बजे। आप हमारे साथ बने रहिए, सूत्रधार देखते रहिए। आपका सूत्रधार देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम सवाल उठाते हैं, पालकी नहीं। शुभ रात्रि।